आपका स्वागत है भाग 2 में। अपना घर अपना होता है। जैसे कि आप सबने पिछली वीडियो भाग 1 में सुना और पढ़ा है कि अमीषा नुपुर के मना करने के बाद भी उसकी फ्रिज साफ करने लगती है। उसके आगे कहानी है कि अगर दोस्तों भाग पहला देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। जान के भी काम नहीं आएगी, फेंकती क्यों नहीं अमीषा की बड़बड़ाहट सुनते ही नुपुर ने उसके हाथ से बची हुई सब्जियों और दालों को वापस फ्रिज के हवाले करते हुए कहा, ये सब काम आएंगी। सब्जियां और बची दाल आटे में गूंथकर स्वादिष्ट पराठे बन जाते हैं। मैडम मेरे साथ रहोगी तो ये छोटे छोटे टिप्स सीख जाओगी। कितने देशों में भुखमरी से जूझ रहे हैं और हम हैं अन्न सब्जी बर्बाद कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मुझे बर्बादी अच्छी नहीं लगती है। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं अच्छी लगती, पर क्या इसके लिए चम्मच चम्मच भर चीज़ें भी सहेज कर रख दें? ऐसे ऐसे में नुपुर ने अन्न बचाने पर जोरदार भाषण दिया। उसके अन्न बचाओ व्याख्यान से घबराकर अमीषा बोली, चाहे उसके लिए दवाइयाँ ही क्यों ना खानी पड़े, अन्न की बचत स्वास्थ्य से बढ़कर है ना। तुम्हारी बला से सच बात तो ये है कि ये पुरानी सब्जियाँ कभी काम आएंगी। इस चक्कर में पहले तो फ्रिज को कबाड़ में तब्दील करो, फिर अन्न सहेज कर रखो, तब तक जब तक उसका रंग न बदल जाए। फफूंद लगने की प्रक्रिया आरंभ होते ही इसे पेट में डालो। ओह, इतना भी बड़ा चढ़ाकर ना बोलो। तुम फ्रिज में कोई चीज़ खराब होती है क्या? हाँ हाँ, फ्रिज तो ईश्वरीय वरदान है। अनंत काल तक चीज़ें फ्रेश रहेंगी इसमें ना। मान विजा नुपुर की तू गलत है। क्या बना दिया फ्रिज को? खुद ही देख देख, जगह जगह कटोरियाँ भारी पड़ी हैं। अब ऐसी भी क्या किफ़ायत अनायास निकले। शब्दों में अपनी चिढ़ वह चाहकर भी रोक नहीं पाई। उसकी बात पर नुपुर कुछ बोली तो वह उसकी चुप्पी बोल गई कि अमीषा के बोल उसे चुप गए। सहेली को यूं चुप देखकर अमीषा शांति से बोली, मानती हूँ कि घर गृहस्थी के मामले में तू बहुत निपुण है। लेफ्ट ओवर का प्रयोग सही है, पर एक हद से ज़्यादा इन सब पर पड़ना ना तो हेल्थ के लिए अच्छा है और ना सुकून के लिए। लाइफ को हल्के से भी लेना सीखना चाहिए। तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि इंदिवर के पापा ने बड़ा सा घर तुम लोगों के लिए रख छोड़ा है। एक घर अपनी सेविंग से बनाकर तो देखो। आटे दाल का भाव जल्दी ही पता चल जाएगा। तुम मेरी जगह पर खड़ी होकर सोचो, फिर पता चलेगा मन चाहा पाने के लिए कैसे कैसे समझौते करने पड़ते हैं। मानती हूँ नुपुर, मैं तुम्हारे घर खरीदने का विरोध नहीं कर रही हूँ, बस ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जहाँ तुम अपने परिवार के साथ हो, जब तक हो उसे भी घर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। ना समझती हूँ, पर असल चैन तो अपनी छत के नीचे ही मिलता है। नहीं, यहाँ तू अब भी गलत है। जो कि उसकी उपेक्षा करो, जो नहीं उसके पीछे भागो, चैन गवाओ। ये कहाँ की अक्लमंदी है। कहना आसान है अमीषा, पर कल के सुख की खातिर आज की खुशियों में थोड़ी बहुत तो कटौती जरूरी है कि नहीं? थोड़ी बहुत डियर, थोड़ी बहुत पर तुम हद के समंदर पार कर रही हो। कोई समंदर पार नहीं किया मैंने। तुम नहीं जानती जयंत को फिजूल खर्ची की कितनी आदत है, और यही अर्नब की बात तो उसे अभी से सेविंग्स सिखाना जरूरी है। उनको पता होना चाहिए कि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं। बड़ी खुशी पाने के लिए छोटी छोटी इच्छाओं का परित्याग जरूरी है। नुपुर जिरह पर वह कुछ पल मौन रहने के बाद बोली, आज तो तुम छोटी छोटी ख्वाहिशों को नकारते हुए जयंत और अर्नब की खुशियों को मारकर सेविंग कर रही हो। वो कल तुम्हारे घर का सपना पूरा हो कर देगा, पर तुम्हारे आज को गवा देगा। बाद के लिए रखी चीज़ें अपना स्वाद रंग बदल देती हैं, फिर चाहे वो खाने की चीज़ हो या हमारा रहन सहन, हमारी इच्छाएं। सबकी कीमत एक नियत वक्त तक ही सीमित है। हमारा कल हमारे आज पर ही निर्भर करता है। निर्लिप्त भाव से नुपुर ने कहा। बात को रबर की गेंद की तरह टप्पा लगाकर वापस अपनी जगह पहुंचता देख अमीषा को हंसी आ गई। माहौल को हल्का बनाने की गरज में वह हंसते हुए बोली, ये सुक्तियों वाली भाषा तो मत ही बोल। 100 बात की एक बात है यह कि जरा अपनी शक्ल देख कैसी हो गई है। देखकर लग रहा है कि कब से पार्लर का मुंह नहीं देखा। पार्लर के नाम पर तो नुपुर चिहुक उठी। आज बहस का कोई नहीं अंत था। मुद्दा घर से भटका तो ब्यूटी पार्लर में प्रवेश कर गया। अब बस ये मुझ पर मत थोप। ब्यूटी पार्लर फिजूल खर्ची की खदानें होती हैं और ब्यूटीशियन तो पूरी डकैत। इनका तो काम ही है कस्टमर को बेवकूफ़ बनाओ और सुंदरता के नाम पर लूटो। नुपुर के बड़बड़ाने पर जल्दी से कान में उंगली डाले अमीषा मस्ती से बोली,
बस बस आज एक का एजेंडा मिल गया। तुम मेरे साथ ब्यूटी पार्लर जाओगी, ये तय है। वहाँ से वापस आने के बाद पार्लर वालों के खिलाफ फायदे नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर लेना। आज के 4 घंटे ब्यूटी पार्लर के हवाले। कल सेमिनार में मुझे भी तो सुंदर दिखना है। नुपुर की हाय तौबा और ब्यूटी पार्लर को लूट की खदान बताने वाली नुपुर की परवाह किए बगैर अमीषा उसे जबरदस्ती पार्लर ले गई। वहाँ काम करने वालों के हाथ और बोली में मानो सम्मोहिनी घटती घुली थी। कितने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इस बारे में ज़्यादा देर वह सोच विचार कर रही नहीं पाई। चांदनी रात में नौका बिहार सी कुमारी ने उसे मदहोश का कर दिया। ब्यूटिशियन के हल्के हाथों की लयबद्ध थाप और वहाँ बजते मधुर संगीत ने तो उसे दूसरे लोक में पहुँचा दिया था। मीठी बोली के साथ सेवा की जा रही थी। गुनगुने पानी में पैरों को डुबोया जा रहा था। सेवा में जुटी लड़कियों ने उसे महारानी होने का एहसास दिया। वैक्सिंग की खींचती स्ट्रेस से होने वाला दर्द, स्वयं की सिंगलता, त्वचा को देख वह खुद बुद दूर हो जाता था। बार बार वह अपनी कोमल त्वचा पर हाथ फेरती तो ऐसा लगता मानो उसका कायाकल्प हो रहा हो। नुपुर पर जैसे मोहिनी सी छा गई थी। नख से सिक तक एक के बाद एक ट्रीटमेंट लेती गई। पार्लर से निकलते समय जब उसे भारी बिल थमाया गया तो वह अपराध बोध से भर उठी। यह अमीषा ने साफ कर दिया था कि दोनों अपने अपने बिल का भुगतान करेंगी। बाहर निकलते ही उसने अमीषा पर ताना मारा, आज तो मैं अप्सरा ही लग रही होगी। अप्सरा का तो पता नहीं, पर हाँ मुझे तुम मेरी पुरानी वाली नुपुर जरूर लग रही हो। वादा करो हर महीने आओगी। हर महीने ऐसी फजूल खर्ची की तो बन चुका मेरा घर। घर छोड़ घर वालों को देख ऐसी बेरौनक रही तो कहीं और दिल लगा लेंगे हमारे जयंत जीजू। रहने दो, कुछ भी बोलती हो, जयंत ऐसे नहीं है। इस बार सहेली का ताना उसे कुछ चुभ गया। पार्लर में हुए खर्चे से उत्पन्न अपराध बोध से पल भर मुक्त होती हुई तो अगले पल वह उसे फिर दबोच लेता और वह अमीषा से पूछ बैठती, कैसी लग रही हूँ, कुछ फर्क पड़ा क्या? सच सच बताओ। मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा है। बेकार मैं ही 2,500 से 3,000 का चूना लगा दिया। अमीषा जानती थी खुद पर किए खर्च के अपराध बोझ से निकलना उसकी सखी के लिए आसान नहीं था। घर आकर वह अपने जाने की तैयारी करने लगी। चुपचाप बैठी नुपुर की आंखें अमीषा के सहसा बंद की, फिर यूं ही आंखें बंद रखने की हिदायत देते हुए जल्दी से उसके कंधे पर कुछ डाला। मखमली एहसास को उंगलियों से महसूस करते ही उसने चट से आंखें खोल दी। अपने ऊपर नीले रंग की कासीदकारी पहचानी सी साड़ी देख उसके मुंह से आह निकल गई। अरे ये कहाँ से आ गई? ये साड़ी तो उसी दिन तुझसे दिल लगा बैठी थी जब हमारी नुपुर रानी ने बड़े प्यार से इसे निहारा था। तुझे क्या पता, ये तो उसी पल तुझ पर लट्टू हो गई। तुम तो बेदर्दी से इसे उसी शॉप में छोड़ आई, पर मुझे इस पर तरस आ गया और मैं इसे तुम्हारे पास ले आई। अब तुम इसे गले लगाकर इसका और मेरे दिल रख लो। मेरी प्यारी बहना, क्या बेकार की बातें बना रही हो? साड़ी पर मुझे लट्टू हो गई, पर यह भी बोल दो कि ये मुझसे लिपटने को बेताब थी। हाँ और नहीं तो क्या? तुझे क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की? उड़ाना देती नुपुर अपनी दृष्टि से उस पर टिका न सकी तो अचकचा कर आंखें नीची कर ली। 2 दिन पहले की बात याद आई जब विडो शॉपिंग के मूड से तफरी को निकली। वो दोनों एक मॉल में जा पहुंची थी। चकाचौंध से भरी साड़ी की दुकान में घुसते ही नुपुर की नज़र एक नीली साड़ी पर पड़ी। शिफॉन की साड़ी पर महीन धागों से की गई कासीदकारी दिल में उतर गई थी। सबकी नज़र बचाकर टैग उठाया तो 6,000 कीमत पर। नज़र पड़ते ही उसने उस साड़ी पर से हाथ जल्दी ही हटा दिया। उसकी नज़रों को पड़ते हुए अमीषा ने टोका, अच्छी लग रही है तो ले लो, फालतू है, कहकर वह आगे बढ़ गई। अपनी प्रिय सहेली के लिए अमीषा ने चुपके से वो साड़ी जाने कब खरीद ली। सुन, मुझे इसका हिसाब बता देना, नुपुर बोली। तो अमीषा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ बता दूंगी, पर हिसाब लगाने में समय लगेगा। आखिर साड़ी का ही हिसाब थोड़ी होगा, हमारी दोस्ती पर हमने क्या क्या खर्चा हुआ है वो भी तो जोड़ना होगा। लंबा हिसाब होगा, क्योंकि साड़ी के पैसे तुझसे लेने के बाद हमारी दोस्ती भी तो खत्म होगी ना, तो इसका हिसाब किताब चुप रहे। नुपुर ने जल्दी से उंगलियों को उसके होठों पर रखा, फिर उसे गले लगाकर बोली, तू भी ना कुछ भी बोल देती है। गिफ्ट देना तो गिफ्ट की तरह देती, इतना महंगी साड़ी कोई देता है क्या? क्या पैसे ये तुम पर भी बहुत अच्छी लगेगी। अब मुझे गुस्सा तो मत दिला,
कैसे छिपा कर लाई थी मेरे इस सरप्राइज की धज्जियां मत उड़ा यार, अमीषा ने नाराजगी से कहा। तो नुपुर भीगे शब्दों में बोली, मुझे तो बस ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ले पाई। इस बात पर नुपुर को खुद से लिपटाती हुई अमीषा बोली, ये जो 3 दिन तुम लोगों ने मुझे दिए हैं वो इस साड़ी से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। मैं तेरी सबसे पक्की सहेली होने के नाते कितना कुछ बोल जाती हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता है? अरे ना कहते उसने अपनी गलवहियों को उसके गले में डालते हुए बोली, तो कुछ और दिन रुक जा अमीषा, बड़े दिनों बाद हल्का हल्का सा लग रहा है। सोच ले अगर रह गई तो तेरे सपने का क्या होगा। सपने की परवाह है मुझे, पर जो समय तुम्हारे साथ बीता है वो भी कम सुखद नहीं है। सच बड़ी याद आएगी ये हल्की फुल्की मस्तियाँ। जयंत और अरवण के साथ भी ऐसे हल्के फुल्के क्षण बिताया कर, जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। कुछ सोचते हुए नुपुर बोली, तो कल पक्का जा रही है? रुक नहीं सकती, एक दिन और रुक गई तो तुम्हारा सारा बजट फेल हो जाएगा। तुम्हारे अपने नए घर का क्या होगा? होगा क्या, कुछ दिन महीने या साल, कुछ और साल पीछे खिसक जाएंगे। ये तुम कह रही हो? हाँ तो क्या कोई बेघर थोड़ी ना हूँ। याद रखना अपनी बात अच्छी तरह सोच ले। हाँ सोच लिया, ये हुई ना बात। अमीषा ने हथेली आगे की तो नुपुर ने उस पर हाथ मारकर मन में जन्मी कुछ नई भावनाओं की पुष्टि की। उस शाम दोनों सहेलियों ने घर पर गोलगप्पे खूब मारने का निश्चय किया। देर रात तक दोनों अपनी अपनी बातें, भावी योजनाएं, सलाह मशवरे और नसीहतों को एक दूसरे संग साझा करते रहे। रात को जयंत उनकी बातों में शामिल होने के इरादे से आए और बहाने से बोले, भाई तुम लोगों का आज सोने बोने का इरादा है या नहीं? जीजू आपकी बीवी आपको कल मिलेगी मेरे जाने के बाद। आज आप जाइए और आराम से सोइए, ये आज यहाँ नहीं आने वाली, हमें बड़ी गप्पे मारनी हैं। अमीषा की बात सुनकर जयंत हंस पड़े। जब लगा कि उनकी उपस्थिति से दोनों सहज नहीं हैं, तो कुछ देर बैठकर सोने चले गए। देर रात आंखें मूंदने तक दोनों सहेलियां बतलाती रहीं। सुबह भाप भीने माहौल में अमीषा ने विदाई ली। उसके जाने के बाद घर में फैले सूनेपन से निजात पाने के लिए कॉलेज जाने का निर्णय नुपुर ने लिया और वहाँ पर भी वह थकान से बुझी रही। घर आई तो थोड़ी देर में ही अरवण आ गया। भूख चिल्लाने अरवण को फ्रिज में रखा खाना गर्म करके दिया। फ्रिज में थोड़ा बहुत कुछ रखा था। शाम को लैपटॉप से काम चलाने कर निश्चय लेकर वह बिस्तर में जा पड़ी, जो आंखें जयंत के आने पर ही खुली। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फैले घर को समेटते हुए कुर्सी पर रखे साड़ी के पैकेट को खोला तो अमीषा की याद आ गई। आईने में चेहरा देखा तो पाया पार्लर वालों की मेहनत जाया नहीं आ गई थी। अमीषा की दी हुई साड़ी को कौतूहलवश उठाया। जैसे ही वह तय खुली, अमीषा का लिखा हुआ पत्र गिरा। कौतुक से उठाया तो पढ़ती ही चली गई। मेरी प्यारी सखी, कितनी सुंदर लग रही है इस साड़ी में, बिल्कुल खिली सी। तेरी जिंदगी भी जितनी सुंदर हो रही, यही मेरी कामना है। अपने चेहरे की रौनक को चिंताओं के हवाले करके मुरझाने मत देना। जीवन को उमंग और उल्लास से जीने के लिए थोड़ी कीमत चुकानी भी पड़े तो जयंत जीजू और प्यारे अरवण के चेहरे की मुस्कान देख उसे सह जाना। वो भी मुस्कुराते हुए कल की चिंता में अपने आज को होम मत करना। आज की खुशियों का मोल अपनी जगह और कल का सुरक्षित भविष्य अपनी जगह, दोनों में संतुलन और तालमेल को बिठाना सीखना। पत्र पढ़ते हुए नुपुर के चेहरे पर मुस्कान आई ही थी कि अगली पंक्ति पढ़कर वो हंस दी। जानती हूँ तू मुझे मन ही मन दादी अम्मा के खिताब से नवाज रही होगी, पर मैं कहे बिना रुकूंगी नहीं कि कुछ वक्त जयंत जीजू के नाम करके उन्हें कुछ रोमांच के पल देकर चौंका दिया कर। जिंदगी का मजा इसी में है। ये सब लिख इसलिए रही हूँ कि ताकि तू मुझे टोके ना, बस मैं कहूँ और तू सुनती रहे, मतलब पढ़ती रहे। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ वह मुझे समझ रही है ना। चिट्ठी को पढ़ते समय अनेक भाव विभिन्न रंगों में लिपटे चेहरे पर आते जाते रहे। अमीषा ने उसके मन को भीतर तक यूं बिलो दिया कि वो उफनने लगा। चिट्ठी दराज में रखकर वह रसोई में आई तो याद आया आज जयंत के लिए चाय नहीं बनी है। चाय चढ़ाई तो रात के खाने का ख्याल आया। फ्रिज खोला तो जरा सी सब्जियां जाने कितनी कटोरियों के घेरे दुश्चिंताओं की तरह अभी भी पड़ी दिखी। उन्हें निकाल कर तुरंत डस्टबिन के हवाले कर
कटोरियाँ धोईं। अब की बार फ्रिज खोला तो खाली फ्रिज उसके मस्तिष्क की तरह हल्का हल्का लगा। फ्रिज भी उसे शुक्रिया बोल रहा है। वह चाय जयंत को पकड़ाकर खाना बनाने में जुट गई। रात को अरवण को होमवर्क कराकर उठी तो जयंत बैठक में ही अपने ऑफिस के काम में तल्लीन दिखे। खाना लगा दूं क्या? नुपुर के प्रश्न का मैं ही जवाब दिया। जयंत फाइल लिए टेबल पर आ बैठे। खाना खाकर बस अपनी फाइल में उलझ गए। घर का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही बढ़ता दिखा तो अर्णव को सुलाकर नुपुर कमरे में पहुंची। बिस्तर पर पड़ी नीली साड़ी दिखी। फुर्सत से उसे देखने का मौका ही नहीं लगा। उत्सुकता में हाथ में लिया तो अनायास उसे पहनने का मन हो गया। मनोयोग से साड़ी बांधती नुपुर खुद को दर्पण में निहारती रही। रंग खिल रहा था, फिर भी बिना मेकअप के उसके चेहरे से साड़ी की सुंदरता कुछ फीकी सी लगी। ड्रेसिंग टेबल की ड्रायर खोली, देखा तो मेकअप का पुराना सामान कब से धूल मिट्टी खाया पड़ा था। कुछ बदरंग डिब्बों, शीशियों के ढक्कन गायब थे, पुराने पड़ चुके थे। प्रसाधनों की संग महक उड़ चुकी थी। लिपस्टिक तो इतनी चिकट हो गई थी कि उसको डराते डर लग रहा था। क्यों अब तक संभाल कर रखी गई थी, ये साफ साफ समझ नहीं आया। पर आज उसने उन सबको हटाकर कुछ जगह बनाई। अमीषा के साथ खरीदे हुए सौंदर्य प्रसाधनों को पैकेट से निकाला और ड्रेसिंग टेबल पर सजाते हुए उनकी शेड चेक करने लगी। शेड चेक करते करते वह खुद को बेख्याली से में संवारती हुई दर्पण पर नजर पड़ी तो लगा नई नुपुर खड़ी थी। चेहरे से मेल खाती साड़ी की सुंदरता चमक बड़ी लगती है। साड़ी सुंदर थी परंतु बहुत सुंदर नहीं, वह साड़ी में सुंदर दिखी, बहुत सुंदर। आज वह आत्ममुग्ध थी। ब्यूटी पार्लर में कायाकल्प हुआ था। अमीषा कोई जड़ी बूटी सुगा गई या कुछ उसकी सोच बदल गई, या शायद वो खुद अपने रहन सहन मशीन जीवन से उकता गई थी। कुछ ठीक ठाक समझी तो कुछ नहीं। सजी सवरी नुपुर खुद को कैमरे में कैद करने का मोह छोड़ नहीं पाई। बदला रूप और नजरिया ताजगी से भरे थे। उसे खुद में उठती एक अजीब सी सिरहन साफ महसूस हुई, मानो मन में दबा कोई राज खुलने वाला था। स्फूर्ति से भरकर वो कैमरा उठाए जयंत के पास चली गई। अपने ही सौंदर्य बोध से उसके गाल रिक्तमय हो गए थे। जयंत अप्रत्याशित रूप से अपनी पत्नी को सजा सवरा देख हतप्रभ हो गए। प्रत्यक्ष में नुपुर बड़ी अदा से उसके हाथ की फाइलों को लेकर एक तरफ बेरुखी से रखते हुए अपनी बाहों को उसके इर्द गिर्द लपेटते हुए पूछ रही थी, कैसी लग रही हूँ? उसकी आंखों में थोड़ी शरारत, थोड़ा गर्व और स्वाभाविक नारी सुलभ सुखचाहट झलकते देख उसके मुंह से शब्द तो नहीं निकले, पर अपनी अभिहारिका पत्नी को टकटकी लगाए देखता रहा। लंबे अंतराल के बाद नुपुर के मन भीतर कुछ नया और कुछ पुराना पहचाना सा स्पंद हुआ, मानो कुछ चटका हो। मन धड़का तो उसे संभालकर कुछ चंचलता से उसे टकटकी लगा जयंत को पुकारा, सुनो, कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने चलें क्या? कहाँ? हैरत से फैलती सिकुड़ती हुई जयंत की जरूरत से ज्यादा ट्रॉमेटिक सी आंखों को देखती हुए जल्दी से बोली, गोवा चलते हैं अपने सेकंड हनीमून के लिए। नुपुर के कहने पर जयंत ने उसे ताना मारा, पर अभी तो हमारी शादी को 25 साल नहीं हुए। हम 25 साल पुराने कपल की तरह बिहेव करने लगे हैं। सारा रोमांस हवा हो गया। जयंत उसके कानों में फुसफुसाई तो जयंत ने भी उसकी नकल करते हुए कानों में फुसफुसाकर ही कहा, तुम्हें ऐसा लगता है? क्यों तुम्हें नहीं लगता कि क्या? नुपुर कुछ तेवर से आंखें मटकटाते हुए बोली। तो उसी सुर में जयंत ने कहा, लगता भी हो तो क्या? जयंत के जवाब पर नुपुर अरे कहकर पल भर को रुकी तो फिर बोली, चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं। पक्का बदलोगी तो नहीं? कभी नहीं। नुपुर के कहते ही जयंत ने उसे प्यार से अपनी ओर खींचा। कितना एक्साइटिंग करें? जयंत के अधर उसके कानों को स्पर्श करते फुसफुसाए तो उसकी शरारत पर नुपुर शर्म से दौड़ाती जयंत के सीने से लगकर कुछ लाड से धीमे सुर में अस्फुट शब्दों से बोली, ये मतलब थोड़ी था मैं तो। जयंत की बलिष्ठ बाहों ने सुध-बुध बिसारती नुपुर को संभाल लिया था। शब्द नहीं थे वहां पर, भूला बिसरा विगत के पन्नों में लिपटा परिचित बिछड़ा एक मीठा सा एहसास उनकी सांसों में घुल रहा था। एक अरसे के बाद दो प्रेमियों ने अपने प्रेम और समर्पण से रात को रात रानी सा महकाकर उसे चांदनी भर दी थी। रात की खुमारी सुबह तक भी नहीं टूटी। नुपुर को गहरी नींद में सोते जयंत ने धीरे से मोबाइल उठाया और अमीषा को मैसेज किया, हमारी जिंदगी में रंग भरने के लिए शुक्रिया। थोड़ी ही देर में मैसेज का जवाब आया, माय प्लेजर जीजू।
मैं और इंदिवर उदयपुर में हैं। सेमिनार में बड़ा गंभीर विषय है, रोमांस को जीवित रखने के नुस्खे। हाँ हाँ, एक बड़ी स्माइली का जवाब भी स्माइली से देते हुए जयंत ने तुरंत इंदिवर को मैसेज किया। सपोर्ट के लिए थैंक्स। जवाब में अमीषा का ही मैसेज आया। मेरी सबसे प्यारी सहेली की हंसती खिलखिलाती रंग भरी तस्वीर का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। जयंत उसके मैसेज को पढ़कर मुस्कुरा दिए। सुबह नुपुर ने अमीषा को फ़ोन किया। कैसा रहा तेरा सेमिनार? अच्छा रहा, अभी 2 दिन और। क्या क्या करवाते हैं तुम्हारे बैंक वाले? मैंने तो ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि हम गोवा जा रहे हैं, तुम लोग भी आओगे क्या? अमीषा ने नुपुर को सेमिनार और काम का हवाला देकर मना कर दिया था, पर नुपुर गोवा जाने को लेकर उत्साह से भरी बोली थी। अपने काम में इतना मस्त मत डूब जा कि जीवन की खुशियां रास्ता बदल लें और पता भी ना चले। सेमिनार के बाद थोड़ा इंदिवर के साथ भी समय बिता। नुपुर का संज्ञान लेते हुए अमीषा और इंदिवर की हंसी का अंदाजा लगाकर जयंत मुस्कुरा दिए। वो इस बात को समझते थे कि नुपुर के जीवन में आया यह सुखद बदलाव संभव नहीं होता अगर इंदिवर और अमीषा उसके साथ खड़े न होते। नुपुर के नीरस और एक रस जीवन जीने की शैली उसकी प्रिय सहेली ही बदल सकती थी। जिस तरह अमीषा ने उसके लिए थोड़े से छल का सहारा लिया, वो तो उसका एहसास मंद रहेगा। सुनो, आज घर जल्दी आना है, कहते हुए जयंत अपने विचारों से बाहर आए और यूं ही धीमे से मुस्कुरा दिए। आज घर जैसा लग रहा था। दीवारें छतों से घिरे मकान में हिसाब किताब बजट जैसे भारी भरकम शब्दों के बीच भावना और इच्छाओं ने घुसपैठ कर ली थी। अब मकान को घर में तब्दील होने से भला कौन रोक सकता था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।